विद्यार्थियों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, यानी जन आंदोलनों का उदय। ठीक। अब चैप्टर शुरू होने से पहले हम ये जानेंगे कि जन आंदोलन यानी पॉपुलर मूवमेंट्स किसे कहते हैं। तो देखो, व्यवस्था परिवर्तन या किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनता द्वारा चलाया हुआ आंदोलन। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि देखो, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ अलग अलग तरह की कुप्रथाएं, गलत कार्य या हमारी शासन व्यवस्था में कुछ गलत कार्य हमेशा होते आए हैं। तो जब जब एक समाज की जनता इन सभी गलत कार्यों के प्रति अपनी आवाज उठाती है और एक आंदोलन शुरू करती है, उसको हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने के लिए, पहला कि जन आंदोलन पूर्ण रूप से संवैधानिक होते हैं। मतलब कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई चार्जेस या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकते या कोई क्रिमिनल एक्यूजेशन नहीं लग सकते। दूसरी बात कि इससे भारत की अखंडता को किसी भी रूप में कोई खतरा नहीं है। मतलब आप कोई ये नहीं कह सकता कि आप भारत में बंटवारा करना चाह रहे हैं या देश में जनता को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन से मेन पॉपुलर मूवमेंट्स हैं। तो पहला आंदोलन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड में हुई। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक गांव के लोगों ने खेती के औजार बनाने के लिए वन विभाग से जंगल के पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगी। ठीक। वन विभाग ने उस समय मना कर दिया, मगर कुछ समय बाद एक स्पोर्ट्स कंपनी, मतलब जो खेल का सामान बनाती थी जैसे बैट, हॉकी, ये सब, ठीक है, तो वन विभाग ने उस स्पोर्ट्स कंपनी को पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी। ये देख के गांव के लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि जो अनुमति उन्हें नहीं मिली थी वो एक बाहरी किसी कंपनी को वो अनुमति मिल गई। उन्होंने इस पेड़ की कटाई को रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि वो जा करके पेड़ों पर चिपक जाते थे। ठीक है। और इससे ये हुआ कि उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो पेड़ काटने के लिए आएगा, उसे पेड़ काटने से पहले उसे उस आदमी को काटना होगा। तो इससे क्या हुआ कि पेड़ों की कटाई रुक गई। ठीक है। तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लिया और इसमें दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कहे गए। पहला ये पॉइंट ये था कि सरकार जंगल की कटाई के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को ठेका ना दे। मतलब ये काम केवल गांववासी कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे जंगलों के प्राकृतिक संसाधन, मतलब जल हुआ, पानी हुआ, लकड़ी हुए, ये सब पर नियंत्रण केवल गांव वासियों का होना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात कि सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और बिना किसी नुकसान के उस एरिया का विकास करे। ठीक है। अब ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुआ और साथ ही साथ सरकार ने ये आदेश दिया कि आगामी 15 वर्षों तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में कोई किसी भी रूप में पेड़ की कटाई नहीं होगी। ये आंदोलन 70 के दशक और आने वाले सालों में जन आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया। ठीक है। अब आपको चिपको आंदोलन क्लियर हो गया। तो आगे मैं कुछ फोटोज हैं वो आपको देखो और वो उससे आपको समझ जाएगा कि कैसे उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ों की कटाई को रोका। ठीक है।
अगला आंदोलन है हमारा पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स यानी दल आधारित जन आंदोलन। अब देखो, जो आंदोलन किसी दल पर आधारित होते हैं उन्हें दल आधारित जन आंदोलन कहते हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलनों की स्वतंत्र में अपनी कोई पहचान नहीं होती, ये पूर्ण रूप से किसी भी दल पर निर्भर होते हैं। बात समझ में आई? ये किसी दल द्वारा, किसी भी पार्टी द्वारा ये चलाए जाते हैं और ये या तो सामाजिक हो सकते हैं या राजनीतिक, या ज्यादातर केसों में ये दोनों के मेल होते हैं। ठीक है, भारत में जो आजादी का आंदोलन लड़ा गया था, आजादी का आंदोलन किया गया था, वो सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ दल थे जुड़ गए, जैसे कांग्रेस, सीपीआई, तो ये दल आधारित जन आंदोलन हो गया। ठीक, आजादी के बाद कई बड़े शहर जैसे मुंबई, कानपुर, कोलकाता, इन सब में मजदूर अपनी मांगों के लिए लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो हुआ यूं कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने इन अपनी पार्टियों के अंदर ही इन मजदूरों की आंदोलन को देखते हुए एक संगठन बना लिया, मजदूरों का ही एक संगठन बना लिया और इन मजदूरों को अपने संगठन में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना के मजदूर जाके कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिए और नक्सलवादी भी स्टार्टिंग में वामपंथी विचारधारा पर थे। तो ऐसे जो भी आंदोलन हुए ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स में या राजनीति में नहीं जुड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका राजनीतिक दलों से काफी जुड़ाव था, काफी कनेक्शन था। ठीक है, क्योंकि इनका मोटिव कहीं ना कहीं पॉलिटिकल था। तो ये है दल आधारित आंदोलन। इसको सिंपल वर्ड्स में जानना हो तो जो आंदोलन किसी दल पर आधारित हो, जिनकी स्वतंत्रता में अपनी कोई पहचान ना हो, जो पूर्ण रूप से दल पर आधारित हो, उन्हें दल आधारित जन आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो तरह के आंदोलन पढ़े। पहला था चिपको आंदोलन और दूसरा था दल आधारित आंदोलन। तो अगर मान लो आपसे सवाल पूछा जाए आपकी परीक्षा में कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई, या फिर उस आंदोलन को क्या कहते हैं जो किसी दल पर आधारित होते हैं या किसी दल द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आशा करती हूँ कि ये पूरा सुनने के बाद आपको इन छोटे छोटे सवालों के जवाब पता होंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा हमारा आंदोलन पढ़ते हैं जो है राजनीतिक दलों में स्वतंत्र आंदोलन यानी नॉन पार्टी मूवमेंट्स। तो देखो, अभी तक हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा, अभी तक हम लोग ने एक आंदोलन पढ़ा जो किसी दल पर आधारित था या किसी दल द्वारा नियंत्रित था, जिसकी अपनी स्वतंत्र में अपनी कोई पहचान नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे आंदोलन आने लगे जो इन दलों से पूरी तरह अलग थे, या यूं कहो कि जब लोगों का भरोसा इन दलों पर से उठ गया और वे स्वयं अपना आंदोलन शुरू करने लगे, तो ऐसे आंदोलनों को स्वतंत्र आंदोलन कहने लगे। ये दल आधारित आंदोलन के कंप्लीट उल्टे थे। ठीक है, तो हुआ यूं कि कुछ समय बाद लोगों का भरोसा दल पर से उठने लगा। 1970 से लेकर 80 के दशक में लोगों ने ये देखा कि जब वे किसी दल पर आधारित होकर कोई भी आंदोलन चला रहे हैं तो उससे जो फायदा हो रहा है वो किसी दल को हो रहा है, ना कि उनको हो रहा है। तो 70 से लेकर 1970 में लोगों ने विपक्षी दल के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, लेकिन विपक्षी दल में एकता की कमी और फूट के कारण उन्हें असफलता प्राप्त हुई। तो विपक्षी दल की इस असफलता से लोगों के मन में निराशा पैदा हुई और इस निराशा से उनके मन में ये बात तो बैठ गई कि अब इन दलों पर विश्वास करना या इन दलों के भरोसे बैठने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो भारत की आजादी के बाद भारत की तरक्की के लिए एक मॉडल तैयार किया गया जिसका नाम था प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल, यानी नियोजित विकास मॉडल। इस मॉडल के तहत सभी वर्गों का विकास
तय था। लेकिन जिस वर्ग को इस विकास का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उनके मन में निराशा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो जिन लोगों को ये विकास नहीं मिला, वे क्या हुआ, वे दल से अलग होने लगे और अपनी निराशा को प्रकट करने के लिए वे आंदोलन शुरू कर दिए। तो अलग अलग वर्ग के लोग, जैसे महिलाएं, आपका मजदूर, दलित आदि, इन सभी ने अपना अपना संगठन बनाकर अपने अपने आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, और ये संगठन, ये जो अलग अलग वर्ग के लोग थे, इन्होंने आपस में अपना एक स्वयंसेवी संगठन भी बनाया था। तो जो ये स्वयंसेवी संगठन था, वो राजनीतिक दलों से पूरा अलग था, उनसे कहीं भी किसी भी रूप में जुड़ा हुआ नहीं था। तो ऐसे आंदोलन, जो ये जो अलग अलग वर्ग के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, इसको हम लोग स्वतंत्र आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें ये आगे था कि ये जो स्वतंत्र आंदोलन थे, वो डायरेक्टली राजनीति में हिस्सेदारी नहीं थी उनकी। मतलब वो राजनीति में हिस्सा तो लेना चाहते थे, मगर बिना किसी राजनीतिक तरीकों, जैसे चुनाव का प्रयोग किए बिना। ठीक है, तो इनका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव नहीं था। ये स्वतंत्र में किए जाने वाले अपने आंदोलन थे। ठीक है, तो ये अभी तो जो था, ये स्वतंत्र आंदोलन था, और ये दल आधारित आंदोलन के ठीक उल्टा था, क्योंकि दल आधारित आंदोलन किसी दल पर बेस्ड था, किसी दल द्वारा नियंत्रित था। लेकिन स्वतंत्र आंदोलनों का दल से कोई जुड़ाव नहीं था। ये अपने में स्वतंत्र थे और इनको किसी दल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा था। ठीक है, चलो हमारा जो अगला आंदोलन है, उसका नाम है दलित पैंथर्स। अब देखो, भारत को आजादी के बाद कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ राजनीतिक थी, कुछ सामाजिक थी, और उनमें से ही एक बड़ी सामाजिक समस्या थी दलितों पर बढ़ता हुआ शोषण। अब दलितों को हमेशा एक पिछड़ा हुआ वर्ग समझा गया। उनके साथ छुआछूत, गलत बर्ताव, असमानता ये सब चलता रहा। सरकार ने इसके खिलाफ कई कानून भी बनाए, लेकिन समाज के लोगों ने कभी उन कानूनों का पालन नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि ये शोषण दिन पर दिन बढ़ता गया। उन्हें गांवों में उनकी झोपड़ियों को अलग किनारे, सबसे कोने में रखा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी महिलाओं के साथ गलत बर्ताव होता था। उनके साथ हमेशा छुआछूत की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था। तो ये सब जो शोषण हो रहे थे, ये सब जो असमानता का व्यवहार दलितों के साथ हो रहा था, ये बहुत गलत था। लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। कम कानून थे, लेकिन फिर भी इन कानूनों का प्रयोग नहीं हो रहा था, इन कानूनों को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो ये देखते हुए 70 के दशक में दलित युवाओं की एक पढ़ी लिखी पीढ़ी ने अपनी आवाज उठाने का ठाना। ठीक है, तो 1972 में महाराष्ट्र में एक दलित युवाओं का एक संगठन बना, जिसका नाम था दलित पैंथर्स। ठीक, अब दलित पैंथर्स की मुख्य भूमिका ये थी कि वो इन शोषण और असमानता के व्यवहार जो उन दलितों के साथ हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में कई सारे आंदोलन किए, और कई सारे एरिया में अब दलितों के खिलाफ हो रहे शोषण पर अपनी आवाज उठाई। ये आंदोलन बहुत बड़े रूप पर सफल हुआ, और इसने एक बहुत बड़ा मंच हासिल किया। और इसकी सफलता को देखते ही, इस आंदोलन की तीव्रता को देखते ही सरकार ने 1989 में एक कानून बनाया दलितों के पक्ष में, कि जो भी व्यक्ति दलितों को पर किसी भी प्रकार का शोषण करेगा, किसी भी तरह का असमानता का व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कड़े से कड़े नियम लगाए जाएंगे और उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो दलित पैंथर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसी के लिए वे हमेशा से आंदोलन करते आए, इसी के लिए वे हमेशा से अपनी आवाज उठाते आए। इस दलित पैंथर संगठन के थ्रू
के माध्यम से इन युवाओं को एक सामाजिक मंच मिला, जिसके माध्यम से वे अपनी आवाजों को समाज तक पहुंचा सके। तो दलित पैंथर्स एक बहुत बड़ा सफल आंदोलन के रूप में देखा गया और इसकी सफलता इस प्रकार थी कि सरकार ने आखिरकार वो कानून बना दिया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि जो भी दलितों के खिलाफ गलत व्यवहार करेगा उसके खिलाफ कड़े से कड़े दंड दिए जाए। क्योंकि दलित पैंथर्स एक संगठन था युवाओं का, तो इसीलिए इस संगठन का एक लोगो भी है, एक चिन्ह जिसे कह सकते हैं।